ओके, सो कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने थोड़े से सेक्स लिंक ट्रेट्स डिस्कस किए थे और मैंने आप लोगों को बताए थे कि चूंकि एक्स क्रोमोसोम थोड़े बड़े साइज का होता है तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं वो जीन्स अटैच हो जो कि डिजीज कॉजिंग हो, जो हेरिडिटी डिजीज हो, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम चूंकि छोटा सा होता है तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी जीन्स, बहुत कम ऐसे जीन्स होते हैं जो कि उनके ऊपर ऐसे अटैच हो जो डिजीज कॉज करते हो। अदरवाइज जो वाई क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है कि आइदर ये मेल है कि फीमेल है। वाई आ जाए एक्स के साथ तो दैट्स मीन वो मेल है। तो मैं आप लोगों के सामने एक पेडिग्री की बात कर रही थी और ये बेसिकली जो पेडिग्री है ये एक ऐसा, ठीक है जी। सो आपका जो क्वेश्चंस एक्चुअल में आते हैं ना एमसीक्यूज में, एनटीएस में जो एमसीक्यूज आते हैं वो इस तरीके से पेडिग्री बनी हुई होती है। तो मैंने कल भी ये बात बताई थी कि जो स्क्वायर होता है वो मेल डोनेट करता है, जो सर्कल होता है वो फीमेल डोनेट करता है, और अगर ये एक टेट्रागोन करके स्ट्रक्चर है जिसके 4 कोने हैं और थोड़ा सा जो है ये कर्व हो तो इसका मतलब है ये अननोन है, यानी कि ये हमें नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर ये फिल्ड होता है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये इसके ऊपर डिजीज अटैच है, समझ आ रहा है, ये एबनॉर्मल है। अगर आधा कलर होता है तो इसका मतलब वो कैरियर है, ठीक है। आधा कलर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर 2 क्रोमोसोम है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ ये चीज कल भी डिस्कस की थी कि लेट सपोज कि अगर ये फीमेल का जीनोटाइप है, ये मेल का जीनोटाइप है, फीमेल के जीनोटाइप में एक जगह पे एक हमारे पास हेल्दी है और एक हमारे पास हीमोफिलिक है, लेकिन मेल में एक ही है। तो मैंने कल भी ये आपको बताई थी कि मेल कैरियर होता ही नहीं है। कैरियर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब डिपेंड इसी पे कर रहा होता है। अगर इसका एच बड़ा है तो इसका मतलब ये हेल्दी है, अगर इसका एच स्मॉल है तो इसका मतलब ये हमारे पास डायरेक्ट हीमोफिलिक पेशेंट है। लेकिन यहां पर एक एडिशनल एक्स जो है वो फीमेल को एडवांटेज दे देता है कि वो कैरियर हो जाती है। कैरियर का मतलब होता है कि मे भी वो आगे डिजीज को ट्रांसमिट करे और मे नॉट भी वो डिजीज को ट्रांसमिट आगे करे, ठीक है। तो यहां पर अगर एक गैमीट दिखा रहे हैं, खास तौर पे ये फीमेल में दिखाते हैं ऐसे, मेल मेल कैरियर नहीं होता, मेल फुल होता है हीमोफिलिक, ठीक है। तो ये बात याद रखें, खास तौर पे फीमेल। फीमेल अगर आधा सर्कल भरा हुआ हो तो इसका मतलब वो कैरियर है। कैरियर का मतलब होता है फुल्ड नहीं है। मे बी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग उसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैरियर का ये मतलब होता है, ठीक है। और अगर ये फुल फिल्ड हो तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे लेट सपोज अगर मैं एक पेडिग्री की एग्जांपल लेती हूँ तो इन्होंने एक पेडिग्री दी हुई, इसमें ट्विंस बताए हुए, ये आइडेंटिकल ट्विंस है दोनों मेल, ये फ्रेटर्नल ट्विंस है डेफिनेटली। ये एक आपको मेल एक फीमेल और मे, यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या है कि जब पेरेंट्स का क्रॉस हो तो आइडेंटिकल ट्विंस भी बन सकते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस भी बन सकते हैं और सिंगल बेबी भी बर्थ होता है, राइट, जो कि नॉर्मल में है। तो ये कंडीशंस होती है, ये बेसिकली पेडिग्री होती है। और ये जो इसकी शेप होती है दैट इज कॉल्ड सिप शेप, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो पेरेंट्स की होती है। नाउ अब डिजीज कैरियर की बेस पे आपके पास 2 टाइप की आ जाती है। एक हमारे पास होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट होता है जो कि फर्स्ट जनरेशन में स्किप हो जाए। रिसेसिव है ना, रिसेसिव आपको पता है सप्रेस हो जाता है, ठीक है। डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस रहता है, F1 में भी F2 में भी। लेट सपोज अगर आपका पेरेंट 2 क्रॉस कर रहे हैं और जो मेल है ये एबनॉर्मल है और फीमेल हेल्दी है, तो इनकी फर्स्ट जनरेशन में कोई भी एबनॉर्मल जो डिजीज थी वो नहीं आई, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन सेकंड जनरेशन में अचानक से यहां पर मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गई। तो ये हमारे पास जो इक्वली सेक्सेस में आगे जाके डिजीज अपेयर हो जाए दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव क्यों का है? क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में स्किप हो गई लेकिन सेकंड जनरेशन में शो हो गई। इसकी मिसाल ये है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके जो बच्चे यानी आपके पेरेंट्स जो हैं उनमें वो डिजीज नहीं हुई, लेकिन उन आपके पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनमें वो डिजीज शो हो गई, ठीक है, जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में थी।
तो ये हो सकती है डिजीज। और इनमें कौन कौन सी डिजीज आती है वो मैं आगे आपको, मैंने एक चार्ट निकाला है, उस चार्ट में से आपको समझ में आएंगी कौन कौन से डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज या ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑटोसोमल, ऑटोसोमल मतलब खुद ब खुद, रिसेसिव का मतलब है सप्रेस हो जाना, फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो गई, सेकेंड जनरेशन में इसने अपेयर्ड हो गई। अब आ गई ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो आपको पहले जनरेशन में भी शो होगा और दूसरी जनरेशन में भी शो होगा। ठीक है, तो लेट सपोज अगर यहाँ पे मेल में जा रहा है तो यहाँ मेल में, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज बनी, क्योंकि हमें पता है 4 पॉसिबिलिटीज ही बनती हैं, राइट, जब हम मोनो हाइब्रिड का क्रॉस करवाते हैं। सेकेंड उसके अंदर डोमिनेंट ही रहा। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि हर इक्वल सेक्सेस में भी सिमिलर में दिखाई दे, यानी कि अगर ये मेल में है तो ये मेल में भी जा सकता है, फीमेल में भी जा सकता है। ठीक है, और ये हर जनरेशन में शो करे वो डिजीज का ट्रेट, तो उस ट्रेट को आप कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप लोगों को इसका क्लियर होना चाहिए। कभी कभी पेडिग्री दिखा देते हैं तो ये दिखाते, ये पूछ लेते हैं कि ये टाइप की पेडिग्री किस कैरेक्टर को शो करती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, बोथ या नन। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप ये ना समझे कि भाई यहाँ पर रिसेसिव हो गए, यहाँ डोमिनेंट हो गए, नहीं, आपने देखना है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर जनरेशन में अगर वो ट्रेट शो हो रहा हो दैट्स मीन दे आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, और अगर एक जनरेशन में गायब हो जाए ट्रेट लेकिन अगली जनरेशन में वो डिजीज शो हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिसेसिव ट्रेट वाली डिजीज है, कौन कौन सी डोमिनेंट ट्रेट है। देखो, जितनी भी आप बायोलॉजी के अंदर डिजीज पढ़ते हो ना, चाहे वो आप एल्बिनिज्म की पढ़ो, एल्बिनिज्म कौन सी डिजीज, अच्छा मैं इनमें से सिर्फ वो डिजीज को डिस्कस करूंगी जो कि आपके टेक्स्ट बुक में हो। ठीक है, ये मैंने जो है वो ग्रेजुएट लेवल की चीज निकाली थी, ये चार्ट ना। एल्बिनिज्म आपको पता है, एल्बिनिज्म कौन सी डिजीज होती है जिसमें कलर पिगमेंटेशन आ जाती है बॉडी के ऊपर। एल्केप्टोनूरिया वो डिजीज होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, जब यूरिन पास आउट होता है तो यूरिन कलर जो है वो ब्लैकिश कलर में शो हो जाता है। फिर कलर ब्लाइंडनेस कौन सी डिजीज है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, रेड और ग्रीन के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस वो डिजीज है कि जिसमें आपके लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ये सारी हेरिडिटी डिजीज है। हीमोफीलिया जिसमें आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है, देन फिनाइल कीटोनूरिया, अच्छा जी, फिनाइल कीटोनूरिया भी मैं आपको बता चुकी थी कि इसके अंदर फिनाइल एनानिन जो एक हार्मोन, वो अमाइनो एसिड की ये डेफिशिएंसी की डिजीज है जो कि मैं आपसे पिछले पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो फिनाइल कीटोनूरिया वो डिजीज है जिसमें आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं करता अपना फंक्शन जी। सो फिनाइल कीटोनूरिया में क्या कंडीशन थी, फिनाइल कीटोनूरिया वो कंडीशन है कि जिसमें आपके पास जो फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और आपको पता है अगर एक हार्मोन की डेफिशिएंसी, एक एंजाइम, एक जीन की डेफिशिएंसी होती है तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं। ठीक है, तो वो आगे जाके लेटर ऑन मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। देन हमने सिकल सेल एनीमिया की भी डिजीज पढ़ी है, एंड सिकल सेल एनीमिया की कौन सी डिजीज है, आपको ये बात पता है कि सेल जो है वो सिकल शेप शो करते हैं। तो अगर सेल की नॉर्मल शेप सिकल शेप हो जाती है दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। देन टे सैक डिजीज, टे सैक डिजीज वो डिजीज है जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है जिसमें हमारे पास वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जो एंजाइम लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, राइट। तो ये जो, यानी कि जोलॉजी में, बायोलॉजी में आपने जितनी भी डिजीज पढ़ी है सारी की सारी रिसेसिव ट्रेट की डिजीज थी। यानी कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ना हो, सेकंड जनरेशन में शो हो जाए, फोर्थ में ना हो, फिफ्थ में शो हो जाए। ठीक है, तो एक जनरेशन में स्किप भी हो सकता है। तो ये तमाम डिजीज हमारे पास कहलाती हैं रिसेसिव ट्रेट डिजीज। देन डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट में हमारे पास एक वेल नोन एग्जांपल हमारे पास आती है जो कि हंटिंगटन डिजीज थी। और आपको पता है, ओके पहले ये बता दूं उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज आपको पता है कि हंटिंगटन डिजीज बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं।
यानी कि यादाश्त कम होना शुरू हो जाती है, मेंटल एबनॉर्मलिटीज शो होना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये जो डिजीज है ये बेसिकली हमारे पास हंटिंगटन डिजीज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट ह्यूमन ट्रेट, ठीक है। अच्छा, मुझसे ये सवाल पूछा है कि मैं सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया दोबारा से बता दूं। देखिए जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ दिस वन, कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वो डिजीज है, हेरिडिटी डिजीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब हेरिडिटी डिजीज की बात करूं जिससे आपके लंग्स और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली म्यूकस क्लॉटिंग हो जाती है आपके लंग्स में, तो लंग्स भी इफेक्टेड हो गया और डाइजेस्टिव ट्रैक भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। हीमोफीलिया वो कंडीशन में जिसमें ब्लड ही नहीं क्लॉट होता, या ब्लड क्लॉट होता है बहुत देर से होता है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया की वो कंडीशन है। तो ये जो तमाम ट्रेट्स हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं, वो ट्रेट्स मैक्सिमम जो डिजीज हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं वो मैक्सिमम रिसेसिव ट्रेट जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स हैं, जो कि एक में स्किप हो जाए तो नेक्स्ट में शो हो जाते हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स में सिर्फ हमारे पास हंटिंगटन डिजीज थी जो कि ब्रेन से रिलेटेड थी, जिसमें नर्व सेल्स आपके डिजेनरेट हो जाते हैं। देन हम कुछ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास डिजीज की बात करते हैं, जो कि डेफिनेटली हम उन डिजीज की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 23 पे है। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एंड कलर ब्लाइंडनेस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं स्किप हो जाए, लेकिन सेकंड जनरेशन में वो लाजमी ये कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो इसका जो ताल्लुक होता है वो ज्यादातर वो किस क्रोमोसोम पे होता है, वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है, ये एक्स लिंक ट्रेट है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन अटैच होता है और वो जो जीन है वो आपके पास जाके रॉड्स और कोन्स बनाता है, ठीक है। अब ये रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं, आपकी आईज के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें रॉड्स और कोन कहते हैं। रॉड्स जो है वो सेल्स हैं जो कि दिन के वक्त में आपको काम करते हैं देखने के लिए। कोन्स वो सेल हैं जो रात के वक्त में देखने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा जीन इन्फेक्ट हो जाता है जो कि आपको क्या होता है कि जो आपके पास रॉड्स हैं, क्योंकि दिन में ब्राइट कलर होते हैं ना, ब्राइट कलर तो 3 प्राइमरी ब्राइट कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 प्राइमरी कलर हैं, ठीक है। तो आपके पास रॉड भी 3 तरह के होते हैं। ये मैं एडिशनल चीज आपको बता रही हूँ फेडरल बोर्ड से रेफर करके। अच्छा, एक होता है ग्रीन रॉड सेल्स, एक होता है रेड रॉड सेल्स और एक होता है ब्लू रॉड सेल्स। तो अक्सर औकात ये होता है कि अगर ये जीन इन्फेक्ट हो रहा है तो ये ग्रीन रॉड सेल्स कम बनाना शुरू कर देता है और रेड रॉड सेल्स कम बनाना शुरू कर देता है। ब्लू में इतना ज्यादा नहीं देखा गया, तो ये इन रॉड्स को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, दैट्स वाई। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से दोनों कलर के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन में। अगर उसके सामने रेड और ग्रीन कलर रखेंगे तो उसके वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ना उसको रेड अपेयर होगा ना उसको ग्रीन अपेयर होगा, बल्कि उसको एक ऑरेंज कलर शो होगा दोनों में, ठीक है। ऑरेंज भी हो सकता है शो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी शो हो सकता है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस ये भी आर्मी में जब जाते हैं तो इसका भी टेस्ट होता है। अच्छा, अब मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ, अब बड़ी गौर से बात सुनने वाली है भाई। अगर आपके पास फीमेल है और आपके पास मेल है, फीमेल कलर ब्लाइंड कैरियर हो सकती है, ठीक है। तो एक इसके पास हेल्दी है, एक इसके पास अफेक्टेड है, लेकिन मेल के पास चूंकि एक ही एक्स होता है, इसके पास और चांस नहीं है, इसके पास एक्स और है नहीं। तो अगर इसके ऊपर कैपिटल सी होगा तो इसका मतलब ये हेल्दी है, और अगर इसके पास स्मॉल होगा तो ये डायरेक्ट कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। तो कलर यानी कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कैरियर है, ठीक, ये कैरियर नहीं होता, ये डायरेक्ट कलर ब्लाइंड होता है। तो यहां पर क्रॉस हुआ हुआ है कलर ब्लाइंड मैन विद नॉन कलर ब्लाइंड वुमेन। तो एक कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इसने इसको सर्कल कर दिया, इसका मतलब डेफिनेटली एक्स इन्फेक्टेड है और ये जो है वो हेल्दी है। तो हेल्दी को आप कैपिटल सी से भी लिख सकते हैं और आप इसको लिख भी नहीं सकते कि आप लिखे भी ना। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आती हैं।
आपने सिंपल ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालनी है, आपने पनेट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। आपने वाई एक्सिस पे जो है वो कलर ब्लाइंड मेल को डालना है और इसके ऊपर आपने फीमेल को डालना है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट कंडीशंस शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी डॉटर बनेंगी वो सारी की सारी कलर ब्लाइंड बनेंगी, अफेक्टेड बनेंगी, और जितने भी मेल बनेंगे वो अनअफेक्टेड बनेंगे, ठीक है। तो ये जो इसका रिजल्ट है ना वो वर्डिंग में दिख दिया जाता है, 100% चांसेस ऑफ ऑल डॉटर कलर ब्लाइंड, सारी कलर ब्लाइंड है, कैरियर कलर ब्लाइंड है, जबकि जो सन है वो नॉन कलर ब्लाइंड है, क्योंकि आपको पता है सन कैरियर नहीं हो सकता, सन डायरेक्ट कलर ब्लाइंड होगा, कैरियर नहीं होगा, या तो कलर ब्लाइंड या तो हेल्दी। अब दूसरी, ये आप लोगों ने अपने पास नोट करते थे, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अच्छा जी, नॉन कलर ब्लाइंड मैन, अब मैन जो है वो नॉन कलर ब्लाइंड है, ठीक है, यस, ठीक है। ऑल सन आर कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर्स आर कैरियर, वेरी गुड नॉरी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपने दो कंडीशन लेनी है। यहाँ पर आपके सामने दो कंडीशन दिखाई जा रही हैं। एक कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो हमारे पास मैन एंड वुमेन है, और मैन जो है वो नॉन कलर ब्लाइंड है, यानी कि ये हेल्थी है, लेकिन जो वुमेन है वो क्या है, कैरियर है, ठीक है जी। अगर वो कैरियर है तो मैंने उसको, कलर ब्लाइंड है ना तो मैंने उसको सी लिख दिया। अब आप उसकी पॉसिबिलिटी बताएं, तो हमारे पास 50% जो डॉटर का, अच्छा 50% ये मैं प्रोबेबिलिटीज लास्ट लेसन में बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसे को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसको 50% भी बोल सकते हैं, इसे आप लोग, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं 4 में से 2, ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटी बोल। तो 50% डॉटर जो होंगी वो कलर ब्लाइंड होंगी, 50% हमारे पास जो डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी कैरियर होंगी, जबकि सन जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, क्योंकि सन कैरियर हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, कलर ब्लाइंड मैन जो है वो ब्लाइंड, अच्छा कलर ब्लाइंड मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, जबकि वुमेन जो है वो कैरियर है। जब आप इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो 50% चांसेस है, ये फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लें अपने पास, या आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, एज इट इज इसका आंसर नहीं निकालते, पहले इसको पनेट स्क्वायर में सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका लिखते हैं कि भाई 4 में से 2 ऐसे हैं जो कि सन कलर ब्लाइंड है, सन कैरियर क्योंकि होता ही नहीं, लेकिन हमारे और 4 में से ऐसे ही जो डॉटर्स हैं वो हमारे पास क्या है, अच्छा अब 4 में से भी 2 अलग अलग वेराइटी है, एक है कलर ब्लाइंड, एक है कैरियर, ठीक है। तो ये जब आप इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो इजीली ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। नाउ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है जी, ये मुझे बताएं आप लोगों को समझ में आ गई ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स सिंपली प्रॉब्लम इस तरीके से आती है, मैं चैप्टर के एंड में भी आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी एंड एमसीक्यूज मैनर। ये प्रॉब्लम लिखी हुई होती है तो नीचे लिखा हुआ होता है, नीचे लंबे लंबे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, आपने फटाफट उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उन पॉइंट्स के अंदर से करेक्ट वाला जो पॉइंट है उसको आपने टिक मार्क करना है और अपने बेस्ट जो है वो आंसर को चूज करना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे मैसेज पे बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं आया, और ये प्रोबेबिलिटी समझ आई है कि 25% ये है, 25% फीमेल कैरियर है, 25% जो है वो कलर ब्लाइंड है, 25% नॉर्मल है, यहाँ पे 25% मेल कलर ब्लाइंड है। ये भी प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बताई थी। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की। अच्छा जी, डायबिटीज मेलाइटिस एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, डायबिटीज है ना, डायबिटीज का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब ब्लड में ना एक नॉर्मल अमाउंट का ग्लूकोज लेवल होता है, अगर उससे कम हो जाता है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर लो कहलाता है, और अगर आपका एक्सेसिव हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन है और वो डायबिटिक की एक कंडीशन होती है। हमने यहाँ पर जो मेन डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स, बट हम इसके सिम्टम्स भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो डायबिटीज के मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि जिनको डायबिटीज होती है उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होती है,
पानी की प्यास बहुत ज्यादा हो जाती है और भूख भी बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो गया ना, मेटाबॉलिज्म। अब डायबिटीज हमारे पास आपको पता है डायबिटीज डायरेक्ट लिंक कर रही है इंसुलिन के साथ, और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है। आपको पता है पेनक्रियाज ग्लैंड के तौर पर भी एक्ट करता है और पेनक्रियाज डाइजेस्टिव ऑर्गेन के तौर पर भी एक्ट करता है। तो पेनक्रियाज के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारे पास एक जो इंसुलिन है वो सिक्रीट करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इंसुलिन का काम है ब्लड को पैकेट में लिवर में स्टोर कर देना। तो हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस की 3 टाइप्स हैं, डायबिटीज मेलाइटस 1, डायबिटीज मेलाइटस 2, और तीसरी भी होती है जिसे आप गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजीज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस 1। अच्छा, ये जो डायबिटीज मेलाइटस 1 है वो क्यों होती है? जब पेनक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना रहा, ठीक है, ये पेनक्रियाज है, ये इंसुलिन बनाना बंद कर दिया इसने, ये हमारे पास कहलाते हैं डायबिटीज मेलाइटस 1। और ये ज्यादातर तब होती है जब आपकी जो एज है वो 40 से अबव हो जाए, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, ठीक। और इसका कोई रीजन अभी तक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ये एजिंग पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आपकी डिफॉर्मिटीज आ रही, बोन्स में डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, आपकी पूरी बॉडी की अपीयरेंस में डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, आपके मेटाबॉलिज्म में डिफॉर्मिटी आ रही है। तो डायबिटीज मेलाइटस 1 में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस 2 में पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, लेकिन इंसुलिन को जो रिसेप्टर कैरी करता है, पकड़ता है और उसको वहां पहुंचाता है जहां पे नीड है, तो ये रिसेप्टर इस इंसुलिन को लेने में नाकाम हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस 2। सो डायबिटीज मेलाइटस 2 में क्या हम देखते हैं? डायबिटीज मेलाइटस 2 वो एक अच्छा जी, डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज, एक ऐसी हेरिडिटी डिजीज जिसमें ब्लड का शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब ब्लड का शुगर लेवल किसी भी पेशेंट में ज्यादा होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अब होता ये है कि डायबिटीज मेलाइटस की हम थोड़े से सिम्टम्स भी पढ़ लेते हैं कि जो डायबिटिक कंडीशन, डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें जैसे ही ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एज अ रिजल्ट उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, होता ये है कि चूंकि आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच को एक्टिवेट करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच जो हार्मोन है उसको सिग्नल देने में नाकाम हो जाए या एडीएच प्रॉपर तरीके से रिलीज ना हो, जो कि आपको पता है एडीएच में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की बात कर रही हूँ, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन चूंकि किडनी के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, तो एज अ रिजल्ट जब ये इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एडीएच नहीं करेगा तो क्या होगा, पानी आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब क्या होगा, पानी जो है वो यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना शुरू होगा। तो डायबिटिक पेशेंट में चूंकि एडीएच प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होता तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, पानी की प्यास और भूख की प्यास बढ़ती जाती है। पानी की प्यास क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉडी, आप पानी पी तो रहे हैं लेकिन वो पानी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज नहीं हो रहा, बल्कि वो ऐसे ही किडनी उसको यूरिनेशन के थ्रू पास आउट करती जा रही है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि डायबिटीज मेलाइटस की सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब होता ये है कि सिंपल सी बात है, आपको पता है पेनक्रियाज जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, दोनों के तौर पे एक्ट करता है। पेनक्रियाज के पास एक सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों रिलीज करते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का फंक्शन ये है कि वो बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है उसको पैकेट की फॉर्म में लिवर में स्टोर कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि पेनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज ही नहीं करा रहा, प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर पेशेंट को बाहर से इंसुलिन इंसर्ट करना पड़ेगी अपनी बॉडी के अंदर। अब डायबिटीज मेलाइटस 3 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज
मेलाइटस। सबसे पहले हम टाइप 1 की बात कर लेते हैं। टाइप 1 में क्या होता है? सिंपल, टाइप 1 इज अ 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा। ठीक है, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के ये सेल्स है। इन सेल्स को आप कह रहे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दो तरह के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, एक होता है अल्फा सेल्स, एक होता है बीटा सेल्स। ठीक, तो हमारे पास जो अल्फा सेल्स होते हैं वो बना रहे होते हैं इंसुलिन, और जो बीटा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागोन बना रहे हैं। अभी हम ग्लूकागोन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा सेल्स की बात कर रहे हैं, इंसुलिन की बात कर रहे हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है? ये पेनक्रियाज के सेल्स सब मौजूद है, लेकिन ये सिक्रीट ही नहीं कर रहे, इंसुलिन बना ही नहीं रहे, या इतनी इनफ इंसुलिन नहीं बना रहे जो कि आपकी पूरी बॉडी के ग्लूकोज को पैकेट बना के लिवर में स्टोर नहीं कर रहे। ठीक है, और इसका अभी तक रीजन अननोन है। इसका रीजन एक ये बोला जाता है कि एजिंग, एज की वजह से, एज इज अ फैक्टर जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना खत्म कर देता है, पहले कम करता है और उसके बाद खत्म कर देता है। टाइप 2 है डायबिटीज मेलाइटस 2। देखिए, ये पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि इंसुलिन बन रही है, लेकिन इंसुलिन को पकड़ने वाला रिसेप्टर मौजूद नहीं है। ठीक, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिक इस ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन प्रॉपर बन रही है, लेकिन जो रिसेप्टर है वो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है ना, रिसेप्टर इंसुलिन को कैरी करेगा और फिर रिसेप्टर उस जगह पे जाएगा जहां पे नीड है ग्लूकोज को कम करने की। तो यहाँ क्या इंसुलिन मौजूद है, लेकिन रिसेप्टर सेल्स नहीं मौजूद जो कि उसको कैरी करें। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस 2। तीसरी हमारे पास होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। ये एक ऐसी डायबिटीज, अच्छा ये जो पहले हम इसको इस चैप्टर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये डायबिटिक मेलाइटस इज अ हेरिडिटी डिजीज। ठीक है, और ये ऐसी डिजीज होती है कि जो बचपन से होती है। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस वो होती है जो कि एज के फौरन बाद हो जाती है। 40 से अबव आपकी एज होती है तो आपको ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस जो कि हेरिडिटी डिजीज, वो होती है बाय बर्थ। न्यूबॉर्न बेबी है, उसको डायबिटिक प्रॉब्लम है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या ये कि पेनक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना रहा, या ये कि पेनक्रियाज क्या कर रहे हैं, इंसुलिन तो बना रहे लेकिन इंसुलिन को कैरी करने वाला रिसेप्टर मौजूद नहीं। या फिर तीसरी कंडीशन जो कि एक ऐसी वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको कोई हिस्ट्री नहीं थी पहले से। ठीक है, उसको कोई डायबिटीज की, क्योंकि इंसिपिडस तो वही होगा ना, डायबिटीज मेलाइटस तो वही हुआ जो हेरिडिटी। एक वुमेन है जिसको जो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही वो बर्थ के बाद, उसने जैसे ही बेबी को बर्थ की, आफ्टर द प्रेगनेंसी उसको डायबिटीज स्टार्ट हो गई। तो इस टाइप की डायबिटीज हमारे पास कहलाती है गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि अचानक से। इसका रीजन कोई भी हो सकता है, टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 2 भी हो सकती है। अचानक से पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है जैसे ही प्रेगनेंसी कंडीशन आती है, इसके अंदर बॉडी के फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। वुमेन की फिजियोलॉजी, हर पूरा मैकेनिज्म, बिहेवियर से लेकर उसका मेटाबॉलिक, उसका फिजियोलॉजी सब चेंज हो जाती है। तो उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा, अगर कोई हेरिडिटी, अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ब्लड प्रेशर हाई होना प्रॉब्लम हो गई, या डायबिटीज हो गई। तो अगर डायबिटीज हो गई तो दैट डायबिटीज इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया कि इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी चीजें हमारे पास बची हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज है, एपिस्टैसिस है, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, तो अब हम वो उन चीजों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। कल होपफुली कल हम जब शाम में क्लास लेंगे तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा, और कल देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करें। कल टाइम होगा तो कल करेंगे, वरना परसों प्रॉब्लम सॉल्व करके इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड द न्यू चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड ही है। वेरिएशन एंड जीन इनहेरिटेंस इससे रिलेटेड ही है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है जेनेटिक लिंकेज। सबसे पहले तो हम जेनेटिक लिंकेज को देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक लिंकेज, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज, और फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर। ये तमाम चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक लिंकेज। देखिए जी, जेनेटिक लिंकेज का मतलब क्या है? जेनेटिक लिंकेज का मतलब ये है कि एक ऐसा एलील या एलील की वो कैपेसिटी जिसमें जो कि एक
एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे एलील्स अटैच हैं, वो पेयर ऑफ जीन्स अटैच है, बहुत सारे जीन्स अटैच हैं। तो जीन्स आपस में सब इंटरलिंक्ड है। जीन्स क्या है? जीन्स आपस में सब इंटरलिंक्ड है। तो ये जो आपस में लिंक्ड होता है जीन्स का, या टेंडेंसी ऑफ क्रोमोसोम टू कैरी अ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक लिंकेज। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर लगने की एबिलिटी को कहते हैं लिंकेज। Genetic linkage is the tendency of alleles that are located close together on a chromosome to be inherited during meiosis. meiosis के ड्यूरेशन में आपको पता है हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था कि जिसमें एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे के साथ ट्रांसफर हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि जब उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो वो लिंकेज डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैंने एक थ्रेड लिया है, उस थ्रेड के ऊपर मैंने उस थ्रेड के अंदर मोती डाल दिए, 10 मोती डाल दिए, तो इसका मतलब वो 10 जीन है और वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। मैं अगर उस जीन को बीच में से, मैं अगर उस धागे को बीच में से कट करूंगी तो वो एकदम से बिखर जाएंगे सारे मोती, है ना भाई? नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। लेकिन क्रोमोसोम के लेवल पे ऐसा नहीं होता। जिस पार्ट पे जो दो क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, सिर्फ वहां का लिंकेज आपस में ट्रांसफर होता है, बाकी जीन वहीं पर ही अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका लिंकेज होता है कि जिससे दो जीन्स आपस में अटैच फॉर्म में रहते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, उसे हम कहते हैं जेनेटिक लिंकेज। ठीक, उसके बाद यही बताई गई हुई बात कि जीन्स लोकस पे मौजूद होते हैं, उसकी पोजीशन को लोकाई कहते हैं, और हर क्रोमैटिड पे अलग अलग जीन मौजूद है और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में वो लिंक्ड जो है एक दूसरे के साथ। अब वो एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स अटैच तो हैं, वो आपस में लिंक तो कर रहे हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ भी आपस में क्रॉस करके दोनों में जीन्स को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इस जेनेटिकली कंडीशन को आप कहते हैं लिंक्ड होना। एक दूसरे, लिंक का वर्ड हम इसीलिए कहते हैं ना, यूज करते हैं, लिंक्ड है। लिंक्ड का मतलब कांटेक्ट में होना। ठीक है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते रहना। ये तो हमने जेनेटिक लिंकेज की बात की थी। अब हम बात करेंगे व्हाई लिंकेज इज अकर ड्यूरिंग मियोसिस, और लिंकेज जो है वो बेसिकली क्यों जरूरी होता है। देखो, एक क्रोमोसोम के ऊपर मैंने बोला बहुत सारे जीन्स अटैच है, तो हमने बात की थी कि एक ह्यूमन बॉडी में 20 to 25,000 जीन्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये कि एक क्रोमोसोम पे न जाने कितने जीन्स अटैच होंगे। तो ये जो जीन्स है आपस में लिंकेज है, इनका आपस में लिंक्ड है, तो इस लिंक को कहते हैं लिंकेज। ठीक है, यानी कि जीन क्रोमोसोम पे ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ है कि जिसमें ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, आपका सारे ऑर्गेन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है और उसे कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। तो यहां भी ऐसा ही है, सारे जीन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इस लिंक को आप कहते हैं एक टर्मिनोलॉजी में लिंकेज। अब लिंकेज जो है वो दो तरीके की, दो टाइप्स की होती है। एक होती है कंप्लीट लिंकेज और एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज से वर्ड समझ में आ रहा है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि इसमें जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर उन्होंने लिंक बनाया हुआ है। अच्छा, अब क्या होता ये है कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं तो ये हमारे पास देखो दो क्रॉस करवा रहे हैं। यहां पर ब्लैक बॉडी आईज, यानी कि यहाँ पर दो हमारे पास ड्रोसोफिला हैं। एक की जो आईज है वो पर्पल कलर की आईज है, एक की रेड कलर की आईज है। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें से अगर मैं वाइल्ड टाइप बोलूं, वाइल्ड टाइप का मतलब जो नेचुरल में प्रेजेंट होती है। नेचुरली ड्रोसोफिला की आईज रेड कलर की होती है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये इनका फिनोटाइप है, जब मैं इनका जीनोटाइप देखूंगी तो यहाँ पर जीनोटाइप के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है। जीनोटाइप के अंदर यहां से क्या हुआ कि ये देखें, ये हमारे पास जीन्स थे जो कि आगे ट्रांसफर हो रही, ये माने गैमीट्स बनाए जो कि पेरेंट्स हैं। ठीक, ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप, F1 जनरेशन एंड देन F2 जनरेशन। अब जब भी कंप्लीट लिंकेज होगा ना, कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये है कि एक पेरेंट का गैमीट
दूसरे पेरेंट के गैमीट के साथ कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है। तो जब वो कंप्लीट ओवरलैप करता है तो उसके नतीजे में आपके पास आंसर 50-50 आता है। ठीक है, 50 रेड आईज बनेगी, 50 पर्पल आईज बनेंगी। इसका मतलब ये है कि आधे करेक्टर उसके, आधे करेक्टर उसके, उसे आप कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये है कि पूरे पूरे करेक्टर आ गए भाई, पूरे पूरे करेक्टर, एक करेक्टर पेरेंट, अच्छा यानी कि दोनों करेक्टर शो हो रहे हैं। यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि डोमिनेंट जो है वो रेड हो गया, नहीं, यहाँ पर 50 ही डोमिनेंट बनेंगे, 50% ही डोमिनेंट बनेंगे, 50% ही हमारे पास दूसरे कलर्ड आई के यानी कि पर्पल आई कलर के बनेंगे। तो ऐसी टाइप की लाइनेज, लिंकेज जिसमें जीन्स इस तरीके से अरेंज होते हैं जिससे दोनों के जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं वो हाफ हाफ होती हैं, दैट लाइनेज इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। जबकि इनकम्प्लीट लाइनेज में क्या होता है? इनकम्प्लीट लाइनेज में इस तरीके से होता है कि भाई करेक्टर एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई, और बेसिकली इनकम्प्लीट लाइनेज ही एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर है। ठीक, ये मैंने कंप्लीट और इनकम्प्लीट फेडरल बोर्ड की बुक से कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं। आपकी बुक के अंदर लिंकेज की टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो जब लिंकेज में हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं, दिस इनकम्प्लीट लिंकेज इज एक्चुअल अ क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, राइट? यही एक्चुअल लिंकेज है जिसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हुई। अब यहाँ का गैमीट, अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि जब इनकम्प्लीट हुई ना तो तीसरी टाइप भी बन गई। ठीक है, तीसरी टाइप भी बन गई, क्योंकि आपको पता है जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सेल साइकिल के अंदर, तो अगर ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है और इसमें आधे इसके जा रहे हैं, आधे इसके जा रहे हैं, दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। आधे ये जीन्स चले गए, आधे यहां से जीन्स चले गए, यानी कि ये जीन्स आपस में इन्होंने अपना लिंकेज ब्रेक नहीं किया। दिस नॉन ब्रेकेज फिनोमिना इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। जबकि हमारे पास इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि भाई दो क्रोमोसोम मौजूद थे जिन्होंने आपस में क्या हुआ, एक पॉइंट पे मिल गए, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड चियाज़मेटा, जिसमें इधर के लिंक, इधर के जीन्स इधर चले गए, इधर के जीन्स इधर चले गए। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर एक इस तरीके की हमारे पास क्रोमोसोम बना है कि जिसमें इनकम्प्लीट ट्रांसफर हुआ है। तो जब ये लेट्स सपोज ये इनकम्प्लीट ट्रांसफर हुआ है ना, तो ये जब इनकम्प्लीट ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल, तो इसका मतलब ये 50-50 चांसेस नहीं होंगे, फिर आपके पास प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। तो एक्चुअल में जो कहते हैं नहीं कि वेरिएशन शो होना, किसी भी जीनोम के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन जो है वो बेसिकली लिंकेज से ही फॉलो होता है। तो यहाँ पर जब हम लिंकेज की बात करते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो अब यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटीज बनेंगी। एक ग्रे बॉडी, अच्छा भाई ग्रे बॉडी है लेकिन रेड आई कलर है, ये वाइल्ड की एक निशानी थी कि ग्रे बॉडी और रेड आई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रे बॉडी बन रही है लेकिन ग्रे बॉडी रेड आई भी बन रही है और ग्रे बॉडी पर्पल आई भी बन रही है। अब इस जो वेरिएशन को आप कहते हैं इनकम्प्लीट लाइनेज, यानी कि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था ग्रे बॉडी रेड आई, ये एक पेरेंट का करेक्टर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ग्रे बॉडी और पर्पल आई भी बन रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ब्लैक बॉडी 2 टाइप की बन रही है, एक ऐसी ब्लैक बॉडी जिसकी आईज पर्पल है, एक ऐसी रेड बॉडी जिसकी आईज रेड है। तो ये क्यों हुआ, ये इनकम्प्लीट लाइनेज की वजह से हुआ, ये इस चियाज़मेटा की वजह से हुआ, ये इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ, जिसमें एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर हो गया। तो इस टाइप की लिंकेज को आप कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज? लिंकेज क्या करता है, वैरायटी देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक दूसरे जो जीन्स होते हैं, अगर हम कंप्लीट की बात करें तो भाई एक क्रोमोसोम के जीन्स दूसरे क्रोमोसोम के जीन से जब वो फर्टिलाइज हो रहा है तो आपस में ज्वाइन होकर न्यू वैरायटी शो कर रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट क्लेवेज में क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है प्रोफेज 1 में, जिसमें आपको पता था लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, अब वहां से क्या हो रहा है, क्योंकि वेरिएशन
गैमेट के फॉर्मेशन, क्रोमोसोम ने आपस में थोड़ा थोड़ा इंटरमिक्स कर दिया, तो थोड़े थोड़े में क्या हो सकता है कि अगर एक रेड और व्हाइट है तो वो क्या हो सकता है, पिंक भी बना सकता है। वो क्या हो सकता है, जो है आप कह सकते हैं मेहरून भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल इंटरमिक्स हुआ है। थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल इंटरमिक्स होने की एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आप दो कलर आपस में मिला दें, थोड़ा थोड़ा, आप रेड के अंदर थोड़ा सा व्हाइट मिला है तब अलग कलर होगा, आप रेड के अंदर ज्यादा व्हाइट मिला है तब वो अलग कलर शो करेगा। ठीक, तो यहाँ पर जितनी आपको वेरिएशन नजर आती है डॉटर गैमीट्स के अंदर या डॉटर ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो ये होती है बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज अक्सर ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा, वेरिएशन जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट से आती है। वेरिएशन तब भी हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक, जैसे ये मेल का था, ये फीमेल का था, आपस में दोनों ने क्या हो गया, अपना लिंकेज ट्रांसफर कर दिया, जेनेटिक मटेरियल आपस में ट्रांसफर कर दिया। तो दिस जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हुआ वो मियोसिस के लेवल पे हुआ, और ये इनकम्प्लीट लिंकेज या इनकम्प्लीट लिंक जीन्स भी कहलाता है। अच्छा, अब आपको ये बात पता है क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज को एक साथ इसलिए स्टडी किया जाता है क्योंकि जो लिंक एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं ना, लिंक एक दूसरे के साथ सेपरेट का मतलब क्या है, ये जीन्स आपस में है और ये जीन्स सब एक दूसरे के साथ लिंक है। लेकिन क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनका लिंकेज आपस में डिस्ट्रॉय हुआ और ये वाला जीन्स इधर चला गया और ये वाला जीन्स इधर आ गया। ठीक, तो इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन। और ये कब प्रोसेस होता है, प्रोफेज 1 में। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, सेपरेशन लिंकेज ग्रुप की कब होती है, प्रोफेज 1 के अंदर। देन क्रॉसिंग ओवर आपको पता है, क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली चास्मेटा के पॉइंट पे दो क्रोमोसोम, दो हमारे पास जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के साथ सिस्टर है, लेकिन ये और ये एक दूसरे के साथ नॉन सिस्टर है, आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। तो दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में आपको पता है, जैसे ये ए बी सी जीन्स है, एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है, तीनों कैपिटल ए बी सी है, लेकिन लिंक क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और छोटा सी आ गया यहाँ, और कैपिटल सी यहाँ आ गया। तो ये जो इन्होंने आपस में लिंक तोड़ा है वो किस वजह से तोड़ा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से तोड़ा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द प्रेवलेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि किन जीन्स के चांसेस होते हैं जो लिंक तोड़ दें। चांसेस उन जीन्स के ज्यादा होते हैं जिनके दरमियान में गैप ज्यादा होता है। जैसे ये ए बी है, गैप बहुत कम है, तो इनका लिंक बहुत, इनका बॉन्ड बहुत पक्का है। जबकि जो सी है उनका आपस में जो लिंक है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से जो क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर हुई है वो इस पॉइंट पे हुई है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज लेवल पे याद रखना है कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन। जिसका जितना ज्यादा लिंक्ड जीन का डिस्टेंस कम होता है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, वो पॉइंट उतना ही लेस चांसेस होते हैं उसका क्रॉसिंग ओवर हो उस पॉइंट पे। लेकिन जिसका डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसके उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए। नाउ अब कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे एक हमने डिस्टेंस की बात की जो कि क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करता है, उसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर पे इफेक्ट करते हैं। पहला जी के मेल के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनके अंदर वेरिएशन हो। क्यों? क्योंकि भाई उनके, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, जो वाई क्रोमोसोम है उस पर जीन्स ही कम होते हैं। ठीक है, तो मेल का अपना इटसेल्फ जो लिंक्ड जीन्स और जो इनका क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म होता है उसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है। जबकि वाई क्रोमोसोम में फीमेल के अंदर वेरिएशन या क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो दोनों के हमारे पास, जी अलिफिया मैंने ये बताया है कि जिन जीन्स के आपस में डिस्टेंस, मैंने यहाँ ये बताई ये बात कि जिन जीन्स के आपस में डिस्टेंस कम होता है वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती।
क्यों? क्योंकि उनका लिंकेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। लेकिन जो जीन्स का थोड़ा दूर में अटैच हुआ होता है क्रोमोसोम पे, उस पॉइंट पे, उसमें ना क्या होता है कि उस पॉइंट पे जब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, तो उस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होना आसान होता है। समझ आ रही है? तो आप क्या बोलेंगे कि लेस डिस्टेंस लीड टू कॉज क्रॉसिंग ओवर, और अगर मोर डिस्टेंस होगा, अच्छा, लेस डिस्टेंस नो क्रॉसिंग ओवर, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। अगर डिस्टेंस कम होगा जीन्स के दरमियान का तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, और अगर मोर डिस्टेंस होगा दो जीन्स के दरमियान में तो वो आगे जाके कॉज करेगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मैंने ये बात बताई है। ठीक है जी। नाउ मैं ये आपको फैक्टर्स की बात कर रही थी कि पहला जी ये डिपेंड करता है वाई, अच्छा मेल पे इतना डिपेंडेंट नहीं होता, फीमेल पे होता है। उसकी कॉज यही है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसका साइज बड़ा है, जबकि वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा है। तो वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा है तो उसके ऊपर जीन भी कम अटैच है, तो जीन कम अटैच है तो इतनी ज्यादा वेराइटीज नहीं मिल सकती। दूसरा है म्यूटेशन। भाई म्यूटेशन क्रॉसिंग ओवर को रिड्यूस कर सकता है। म्यूटेशन किसी भी वजह से हो सकती है, टेम्परेचर की वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है, एक्सरे की वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है, किसी ड्रग्स की वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है, कोई केमिकल इनटेक करने की वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है। तो म्यूटेशन जब भी होगी तो वो क्रॉसिंग ओवर क्या पता होनी हो प्रोफेस 1 में वो नहीं हो सके। ठीक है, तो अगर दो क्रोमोसोम के दरमियान में कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो कि म्यूटेशन कॉज कर दे तो क्रॉसिंग ओवर रिडक्शन हो जाती है। देन एज, अच्छा जितनी ज्यादा एज होगी उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर का रेट बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा एज होगी उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर का जो रेशो है, जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ये जरा एक डिस्टिंक्ट फीचर है जो आप लोगों को दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, तो एज जितनी ज्यादा होगी वो रेट, क्रॉसिंग ओवर का रेट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जितनी कम एज होगी क्रॉसिंग ओवर उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है। तभी आप देखते हैं कि अगर एट द एज ऑफ 14 अगर अडल्ट हो भी गई है तो वहां पर इतनी ज्यादा वेरिएशन शो नहीं होती, लेकिन एट द एज ऑफ 20, 21 वही बात है, जितनी ज्यादा एज बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा वेरिएशन के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज डिपेंड करती है जीन्स के स्विच ऑन और स्विच ऑफ पे। अच्छा, अब ये भी एक न्यू चीज है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर बताया हुआ है। एक होती है टर्मिनोलॉजी जीन ऑफ होना और जीन ऑन होना। ठीक है, जीन ऑन का मतलब ये है कि वो जीन जो अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है, और जीन ऑफ का मतलब ये है कि वो जीन अभी ऑफ हुआ है। ठीक है, लेट सपोज कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द आई जो है वो ब्लू कलर, अच्छा इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स के अंदर दो टाइप के जीन्स हैं। ठीक, ब्लू कलर का भी है, उसके अपोजिट जो एलील है वो है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू कलर का जीन ऑफ हो गया, यानी कि उसने अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कराई, जबकि जो ब्लैक कलर का जीन है वो ऑन हो गया, उसने शो करा दिया। ठीक है, तो यानी कि ब्लैक डोमिनेंट हो गया ब्लू के ऊपर। तो जो करेक्टर डोमिनेंट हो जाता है आप उसे कहते हैं वो जीन ऑन हो गया, और जो अपने आप को सप्रेस कर देता है वो जीन ऑफ हो गया। तो जीन ऑन एंड ऑफ की टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे पास था क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के हवाले से चीजें। तो यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा जी, नाउ सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस बेसिकली, एपिस्टैसिस जो वर्ड है उसका अपना मतलब है स्टैंडिंग ओवर। स्टैंडिंग ओवर का मतलब है वो करेक्टर जो के डोमिनेंट हो जाए। ठीक है, इसका ग्रीक वर्ड ये है। इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगी वो हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि अभी देखो मैंने वर्ड यूज किया डोमिनेंट का, डोमिनेंसी का। तो एपिस्टैसिस का मतलब है मास्क कर देना, एक को छुपा देना और अपने आप को एक्सप्रेस कर देना, स्टैंड ओवर हो जाना किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर। एपिस्टैसिस को सबसे पहले यूज्ड बैटिसन ने किया था, और उसने बोला था कि
उसने एपिस्टेसिस को मास्किंग इफेक्ट के लिए डिस्क्राइब किया था। मास्किंग इफेक्ट का मतलब ये है कि एक जीन दूसरे जीन को उसने मास्क कर दिया, उसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, उसके ऊपर स्टैंड ओवर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए हम इसकी एक टर्मिनोलॉजी की बेस पे इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम देखते हैं। What do you mean by epistasis? Epistasis is basically an interaction between a pair of loci in which the phenotypic effect of one locus depend upon the genotypic at the second locus. अच्छा, आपको ये बात पता है, if let's suppose मैं यहाँ पर क्रोमोसोम बना रही हूँ, यहाँ पे दो जीन्स अटैच हैं, एक को मैं ये कह रही हूँ, एक को मैंने कैपिटल से, एक को मैंने स्मॉल से डोनेट कर दी, ये दोनों लोकस पे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहां का जो करेक्टर होगा, फिनोटिपिक इफेक्ट, वो डिपेंड करेगा इसके जीनोटिपिक इफेक्ट के ऊपर। या अगर मैं आपको ये बोलूं कि इफ द जीनोटाइप ऑफ वन गैमेट इज दिस, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ दिस गैमेट? आप बोलेंगे, लेट्स सपोज ये था शेप, आप बोलेंगे राउंड शेप, भाई डोमिनेंट है क्योंकि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इसका मतलब फिनोटिपिक इफेक्ट कर रहा, फिनोटिपिक इफेक्ट कर रहा है जीनोटिपिक के ऊपर, या फिनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप पे। ऐसा ही है ना, अगर आपको पता, अगर मैं बोलूं ये रेड है तो आप, मैं बोलूं इसका जीनोटाइप क्या है, इसका फिनोटाइप अगर रेड है तो इसका जीनोटाइप क्या है, आप बोलेंगे इसका जीनोटाइप कैपिटल आर है। और अगर मैं बोलूं अगर ये व्हाइट है तो इसका जीनोटाइप क्या है, आप इसको बोले, आप इसे बोलेंगे कि वो स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक, या स्मॉल आर है। तो ऐसी इंटरेक्शन दो जीन्स की या एक एलील की, जो कि एक फिनोटिपिक कैरेक्टर दूसरे के जीनोटिपिक रेशो पे डिपेंड करता है। अब आपके पास दो टाइप के फिनोटाइप होते हैं, एक वो जो एक्सप्रेस कर दे अपने आप को, एक वो जो अपने आप को सप्रेस कर दे। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस करता है उसे हम कहते हैं एपिस्टैटिक, और जो सप्रेस हो जाता है उसे आप कहते हैं हाइपोस्टैटिक। बात समझ आ रही है मेरी? यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर, अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर आपके पास ये जीन है, ये इसका एलील है, और अगर यहां पे जीन मैं कह रही हूं कलर है, कलर ऑफ द स्किन, अगर ये ब्लैक स्किन है और ये है थोड़ी सी फेयर स्किन, राइट, मैं अगर व्हाइट, इसको लेट सपोज अगर मैं किसी डॉग की स्किन की बात कर रही हूं, तो यहां पर ब्लैक अगर डोमिनेंट हो जाए जीन, तो आप इसे कहेंगे एक्सप्रेस एपिस्टैसिस, और ये छुप गया, सप्रेस हो गया, तो आप इसे कहेंगे हाइपोस्टैटिक। यानी कि एपिस्टैटिक डोमिनेंट वन, हाइपोस्टैटिक रिसेसिव वन। तो ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है। एक्सप्रेस अ जीन इज कॉल्ड एपिस्टैटिक, while altered or suppress the gene or phenotype is called hypostatic. Now, अब एपिस्टैटिक का मतलब तो ये हुआ कि वो अपने आप को शो कर रहा है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टैसिस? आपको डोमिनेंस और एपिस्टैसिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, डोमिनेंस में क्या होता था? डोमिनेंस में हम दो एलील्स की बात करते थे, ठीक है, यहां पर हम किसकी बात करते थे? दो एलील्स की बात करते थे, जिसमें से एक जो, यानी कि ये एलील की बात कर रहे हैं जिसमें एक जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर दे या कैपिटल लेटर में लिखा जाए तो आप उसे कहेंगे डोमिनेंट। तो जो डोमिनेंस है वो हमेशा गैमीट की फॉर्म में होता है, जिसमें आपके पास दो जीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होता है कि एक एलील ने दूसरे एलील को हाइड कर दिया। लेकिन एपिस्टैटिस में क्या होता है? एपिस्टैसिस में एक पूरा जीन दूसरे जीन को हाइड कर दे, उस इंटरेक्शन को आप कहते हैं एपिस्टैसिस। इसका मतलब डोमिनेंस इज द जीन इंटरेक्शन बिटवीन द टू एलिलिक, इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। यानी कि एक ही जीन के अंदर
अगर मैं एक ही जीन की मिसाल ले रही हूं, एक ही जीन के अंदर एक डोमिनेंट है, उसने दूसरे को सप्रेस कर दिया, दैट मीन दिस इज अ डोमिनेंस। और एपिस्टेसिस का क्या मतलब है? एपिस्टेसिस मीन कि एक जो डोमिनेंट है उसने, एक डोमिनेंट जीन ने दूसरे वाले पूरे के पूरे जीन को सप्रेस कर दिया, जिसकी मैंने आप लोगों को अभी पीछे एग्जांपल दी थी। अगर मैं ब्लैक और व्हाइट करेक्टर की बात करूं तो ब्लैक वाले जीन्स ने व्हाइट वाले पूरे के पूरे जीन्स को सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब है डोमिनेंसी में हम एलील्स की बात करते हैं, जबकि एपिस्टेसिस में हम पूरे के पूरे जीन्स की बात करते हैं। इस वाले जीन ने इस वाले को सप्रेस कर दिया, जबकि एलील में क्या होता है कि इसने इसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इंटर एलीलिक इंटरेक्शन है, क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा एलील ही है, एक दूसरे को कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि एक पूरा जीन दूसरे जीन को कर रहा है। तो ये आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि डोमिनेंस में क्या कर रहा है, एक जो एलील है वो दूसरे एलील को हाइड कर रहा है, उसके ऊपर डोमिनेंसी शो कर रहा है। जबकि एपिस्टेसिस में एक जीन दूसरे जीन के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। जी बेटा, होपफुली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बिटवीन डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में। यानी कि डोमिनेंस, अगर मैं बोलूं मैं डोमिनेंस की बात कर रही हूं तो इसका मतलब मैं ऐसी कंडीशन की बात कर रही हूं कि जिसमें एक जीन है, ठीक है, एक एलीलिक कंडीशन है जिसमें एक एलील दूसरे एलील पे डोमिनेंट हो रहा है। जबकि अगर मैं एपिस्टेसिस की बात करूंगी तो एपिस्टेसिस का मतलब ये है कि एक पूरा जीन दूसरे पूरे जीन को सप्रेस कर रहा है और उसके ऊपर मास ओवर हो रहा है। ठीक है, तो एक जीन जब दूसरे जीन के ऊपर मास ओवर होता है तो उसे आप कहते हैं एपिस्टेसिस। और अगर एक ही जीन के अंदर डोमिनेंट वाला रिसेसिव के ऊपर एक्सप्रेस होता है तो आप उसे कहते हैं डोमिनेंस। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास डोमिनेंस, और ये कंडीशन हमारे पास कहलाती है डोमिनेंसी की, और ये कंडीशन हमारे पास कहलाती है एपिस्टेसिस की। अब एपिस्टेसिस की दो एग्जांपल है, एक हमारे पास कहलाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक हमारे पास कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। अच्छा जी, पहली चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, इसका जो क्लासिकल रेशियो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का वो है 12:3:1। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? ये डायहाइब्रिड क्रॉस की, और आपको पता है डायहाइब्रिड क्रॉस में होता है 9:3:3:1। लेकिन डोमिनेंट एपिस्टेसिस में कंडीशन क्या आती, इसी को आप अगर फिनोटिपिकली और मर्ज कर दें तो 12:3:1। तो आपने ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, आपसे कोई चार्ट नहीं बनाने का बोलेगा, आपसे सिर्फ ये कंडीशन पूछी जा सकती है कि इसका रेशो क्या है। तो जो पहले हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करें तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो रेशियो आएगा दैट इज 12:3:1। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या मतलब है कि डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन हाइड द इफेक्ट ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ फिनोटिपिकली। अच्छा जी, अब क्या बात हो रही है यहाँ पर? अगर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लूं, अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर आपके पास दो गैमीट्स थे जिसके अंदर, ठीक है, मैं एक ये गैमीट्स की बात, एक ये जीन की बात कर रही हूँ और एक इस जीन की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये डोमिनेंट एलील ने ये भी, अच्छा अब क्या होता है कि ये भी डोमिनेंट एलील है इसमें से, इस जीन में से, ये भी डोमिनेंट एलील है इस जीन में से। लेकिन क्या हुआ कि इस जीन का जो डोमिनेंट एलील है वो इस जीन के डोमिनेंट एलील के ऊपर हावी हो गया, इसने इसको हाइड कर दिया। यानी कि एक डोमिनेंट वाले ने दूसरे डोमिनेंट को हाइड कर दिया और अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया फिनोटिपिकली। दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एपिस्टेसिस। यानी कि दोनों जीन्स में डोमिनेंट एक डोमिनेंट ने दूसरे डोमिनेंट के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, अब ये वाला तो डोमिनेंट हो गया, इसे आप कह रहे हैं एपिस्टेटिक जीन, लेकिन ये वाले जीन को आप कह रहे हैं हाइपोस्टैटिक जीन, क्योंकि ये सप्रेस हो गया। तो बी एलील को आप क्या कहेंगे? हाइपोस्टैटिक, जबकि ए एलील को आप कहेंगे एपिस्टैटिक। तो ये आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि लेट सपोज इफ दिस गैमेट क्रॉस विद दिस गैमेट एंड ए एक्सप्रेस ओवर बी,
तो नीचे कंडीशंस लिखी दे दी जाती है, ए इज अ एपिस्टैटिक जीन, बी इज अ एपिस्टैटिक जीन, और स्मॉल ए इज एपिस्टैटिक जीन, और स्मॉल बी इज एपिस्टैटिक जीन। तो जो एपिस्टैटिक जीन अपने आप को दूसरे के मुकाबले में एक्सप्रेस कर दे तो उसे आप कहते हैं एपिस्टैटिक, जबकि दूसरे वाले जीन को आप कहेंगे हाइपोस्टैटिक। ठीक, तो इस कंडीशन में जब इस तरीके से दो डायहाइब्रिड क्रॉस होते हैं और दो अलग अलग जीन्स के आपस में आप लोग क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें जब जब आप उसका रेशो देखते हैं तो वो रेशो आता है 12:3:1। ठीक, तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चीजें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है एपिस्टैटिक जीन की, जैसे यहाँ पे दो मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिए, एक व्हाइट पेरेंट है, व्हाइट और ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल क्या लिए है, व्हाइट और ग्रीन। अच्छा, जबकि एक ही गैमीट के अंदर जब आप ये देख रहे हैं ना, इसमें व्हाइट भी डोमिनेंट है और ग्रीन भी डोमिनेंट है ना भाई, ये डोमिनेंट हुआ और ये रिसेसिव हुआ, जबकि ये डोमिनेंट हुआ और ये रिसेसिव हुआ। लेकिन अब डोमिनेंट में कौन सा वाला डोमिनेंट होगा, वो जीन कहलाता है एपिस्टैटिक जीन, जबकि दूसरा डोमिनेंट सप्रेस हो गया, उस जीन को आप कहेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। तो जब आप इस तरीके से व्हाइट और ग्रीन का क्रॉस करवाते हैं और आपके पास गैमीट बनते हैं, ये गैमीट बन रहे हैं, और इन गैमीट्स में आपको सबसे ज्यादा आप इन दो गैमीट्स का आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, इसका और इसका आपने क्रॉस करवाया, तो इस क्रॉस में आपको जो रेशो नजर आएगा वो 12:3:1 का रेशो नजर आएगा। तो आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि जब एक ही गैमीट के अंदर दो अलग अलग जीन्स हो, जो कि आपको पता है एक जीन अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन उसमें से भी एक जीन ने अपने आप को डोमिनेंसी शो कर दी, उस जीन को आप कहेंगे एपिस्टैटिक जीन, जबकि दूसरा डोमिनेंट जीन ने अपने आप को सप्रेस कर दिया और उसे आप कहेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। तो जब एक जीन में दो डोमिनेंट हो तो उसका रेशो आपको आता है 12:3:1, और इस कंडीशन को आप कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टैसिस। दूसरा कंडीशन होता है रिसेसिव एपिस्टैसिस। अब रिसेसिव एपिस्टैसिस का मतलब क्या है कि भाई यहां पर आपने दो कंडीशन बताई, ठीक है, एक कंडीशन में आप ये ले लें और दूसरी कंडीशन में आप ये ले सकते हैं, ठीक है जी, या आप कैपिटल बी भी ले सकते हैं, दो कैपिटल बी, या आप स्मॉल बी भी ले सकते हैं। अगर दो जीन में एक रिसेसिव वाले करेक्टर ने, जो कि एक्चुअल में रिसेसिव था, वो रिसेसिव दूसरे वाले पे डोमिनेंट हो जाए और अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, तो इस जीन को आप कहेंगे रिसेसिव एपिस्टैसिस। या फिर इस जीन को आप कहेंगे सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब आप देख लें इनहेरिटेंस में कितने सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स को आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, अलग अलग, वरना तो यहां पे होना ये चाहिए था कि इस जी को डोमिनेंट होना चाहिए था, राइट। अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट्स की आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें, क्योंकि ये सारे जो थे ये पोस्ट मेंडेलियन लॉज हैं और पोस्ट मेंडेलियन थ्योरीज हैं, तो इसमें बहुत सारी और कंडीशंस भी आपको देखने में मिलती है। ठीक, तो ऐसा जीन जो कि खुद तो था रिसेसिव लेकिन वो डोमिनेंट के ऊपर एक्सप्रेस हो गया, तो देन दिस जीन इज कॉल्ड एपिस्टैटिक जीन, और इस जीन को आप कहेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक, तो अब अच्छा, लेकिन इस जीन को आप एपिस्टैसिस तो कह रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को रिसेसिव एपिस्टैसिस कहेंगे। ठीक, और यही सेम कंडीशन दो गैमीट के बीच में क्रॉस हुआ और इसमें जो ज्यादा जो जनरेशन है वो हमारे पास रिसेसिव ने डोमिनेंट के ऊपर एक्सप्रेस हो गया, दिस इज कॉल्ड एपिस्टैसिस एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टैसिस। अगर इसने इसके साथ क्रॉस किया, दोनों रिसेसिव है, अब दोनों रिसेसिव है, तो एक ने दूसरे के ऊपर फिनोटिपिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, है ना भाई। देखो ये जीन अलग है, ये जीन अलग है,
इसका मतलब ये अलग ट्रेट को कैरी करते हैं, ये अलग ट्रेट को कैरी करता है। अब इस वाले ट्रेट ने इसके ऊपर एक्सप्रेस हो गया, लेकिन ये भी रिसेसिव है, अब ये भी रिसेसिव है, तो इसे आप कहेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस और आप इसे कहेंगे रिसेसिव हाइपोस्टेसिस। बात समझ आ रही है? तो ये कंडीशन हमारे पास जिसमें एक जो जीन है वो रिसेसिव ने दूसरे को मास्क ओवर कर दिया और वो रिसेसिव जीन था, दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस। और रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो होता है 9:3:4। डोमिनेंट का क्या था? 12:3:1। रिसेसिव का क्या है? 9:3:4। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास ये आती है कि आप दो हॉर्सेस का क्रॉस करवा रहे हैं और उसके अंदर आपके पास रिसेसिव वाले ने, ये था गैमीट है, ठीक है जी, जिसमें यहां पर इसने ये जो बी वाला है, इसने ये डोमिनेट, ये हो गया, ये इसका रिसेसिव कैरेक्टर इस पूरे के ऊपर भारी पड़ गया, ठीक है। या फिर आप इसको कह रहे हैं इसका एक ये जो एलील है, इस जीन का ये जो ये एलील है वो इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, तो इस, लेकिन ये रिसेसिव कैरेक्टर का है, तो इस टर्मिनोलॉजी को आप कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो जब आप इसको क्रॉस करवाते हैं व्हाइट बेबली का ब्लैक के साथ, तो यहाँ पर, या फिर आप ये, अच्छा यहाँ पर आप उसका क्रॉस करवा रहे हैं कि ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर के हैं, तो जब आप दो रिसेसिव कैरेक्टर को क्रॉस करवाएं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 9:4:3। ये आपसे कोई पेपर में चेकर बॉक्स नहीं बनाने का बोलेगा भाई, आपको सिर्फ रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, इसमें रिसेसिव एलील दूसरे जीन को या दूसरे लोकस को, चाहे वो डोमिनेंट हो, उसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाता है, उसे आप कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसकी क्या रेशियो आता है? इसका रेशियो आता है 9:4:3। और ये रेशियो कब आता है? ये रेशियो आता है डायहाइब्रिड क्रॉस में, जब आप दो हाइब्रिड कैरेक्टर की बात करते हैं। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो होपफुली आप लोगों को एपिस्टेसिस क्लियर हो गया होगा। तो एपिस्टेसिस के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करना है, एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, उस इनहेरिटेंस को आप कहते हैं पॉली। पॉली मतलब मैनी, जीन्स मतलब वो जीन्स जो उसको कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। एक जीन है भाई, एक ही जीन है जो कि, अच्छा नहीं, बहुत सारे जीन हैं और वो एक ही फिनोटाइप कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रही हूं कलर ऑफ द स्किन, तो आपको पता है दुनिया में बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं स्किन कलर की, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जीन्स एक ही स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें बहुत सारे जीन्स, एक से ज्यादा जीन्स या बहुत सारे जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आप उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसकी अपोजिट टर्मिनोलॉजी होती है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक का मतलब एक जीन एक फिनोटाइप को कैरी कर रहा है, ये कलर को कर रहा है, ये शेप को कर रहा है, ये हाइट को कर रहा है। एक जीन एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा जीन एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसे आप कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कॉलरेंटर ने एक्सप्लेन की थी, और दैट्स व्हाई कॉलरेंटर को कहते हैं फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है ना, वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती क्वांटिटी पे, कि एक कैरेक्टर को कितने जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, है ना भाई, एक कैरेक्टर को कितने जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम जीन्स को क्वांटिटी कर रहे हैं, दैट्स मीन ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक। और ये जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है वो
डायरेक्टली डिपेंड करती है डोमिनेंट एलील पे, जो डोमिनेंट वन होगा वो शो हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारे पास जो बेहतरीन एग्जांपल क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की आती है वो हमारे पास दो आती हैं, वो एक ह्यूमन स्किन कलर और एक होता है व्हीट कर्नल कलर। आपको पता है व्हीट जो गंदुम है वो भी बहुत सारी शेप की होती है, व्हाइट शेप की होती है, रेड शेप की होती है, रेड व्हाइट कलर की होती है, रेड कलर की होती है, पिंक कलर की होती है, लाइट पर्पल कलर की होती है, ब्लैकिश कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे एक ही कलर, एक कैरेक्टर है ना, कलर एक ट्रेट है, किसी भी चीज का कलर होना वो एक ट्रेट है, लेकिन उसको कंट्रोल बहुत सारे जीन्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन स्किन की आती है और व्हीट कलर की आती है। अब आपसे आपको एमसीक्यूज के हवाले से एक पता होनी चाहिए चीज कि जब आप दो पॉलीजीन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि दो जीन्स हैं जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका रेशो बनता है 1:4:6:4:1। ठीक, और अगर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको तीन जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके अंदर रेशो 1:6:15:20:15:6:1 का रेशो आता है। या आप लोगों ने एक सरसरी तौर पे अपने दिमाग में याद रखनी है कि अगर आप दो पॉलीजीन को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ऐसे दो जीन जो कि एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी तो और बढ़ गई ना, है ना भाई। वरना हम सिंपली क्या बात करते हैं कि जैसे ये रेड है तो ये जो आर है एक जीन, ये क्या कर रहा है, ये राउंड को शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि ये आर भी शेप को कंट्रोल कर रहा है और ये एक्स एक्स भी शेप को कंट्रोल कर रहा है, तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि भाई एक कैरेक्टर को दो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन कंडीशन में आपका पनिट स्क्वायर भी ज्यादा बड़ा बनता है और उस कंडीशन में आपका जो रेशियो आता है वो 1:4:6:4:1 का रेशियो। और जब आप ट्राई हाइब्रिड की बात करते हैं, और या हम ये इस ट्राई हाइब्रिड कंडीशन में मोस्टली 3 पॉलीजेन की बात करते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर को तीन जीन्स कंट्रोल करें, इसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसका रेशियो 1:6:15:20:15:16:1 का रेशियो बनता है। ठीक है, तो ये भी फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर चीजें क्लियर हुई भी थी। अच्छा, अब हम जरा ह्यूमन स्किन कलर की मिसाल लेते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में 6 टाइप के स्किन कलर होते हैं। स्किन कलर इज अ वन कैरेक्टर, लेकिन कितनी टाइप की स्किन है? 6 टाइप की। एल्बिनो जो कि प्योर व्हाइट होती है, देन फेयर, देन म्यूलेटो, देन डार्क, देन नेग्रो। हम किस में आते हैं? हम आते हैं म्यूलेटो में। ठीक है, म्यूलेटो में जो हम एशियंस आते हैं ना, वो हम म्यूलेटो में आते हैं। बहुत सारे एशियंस फेयर भी होते हैं, एल्बिनो बहुत कम होते हैं, राइट। लेकिन जो डार्क कलर होता है ना, वो सावले में आ जाते हैं, सावले कलर के अंदर आ जाते हैं। तो लेट सपोज कि ये जो एल्बिनो को ये जीन कंट्रोल कर रहा है, फेयर को ये जीन कंट्रोल कर रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मिलिटो को ये जीन कंट्रोल कर रहा है, डार्क को ये दो जीन कंट्रोल कर रहे हैं, और नेग्रो ये तो बिल्कुल ही जीन है, उसको ये कंट्रोल कर रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली स्किन कलर में क्या चीज डिपेंड करती है, आपको पता है मेलानिन। मेलानिन वो प्रोटीन होती है जो कि जितना ज्यादा सावला कलर होगा उतने में मेलानिन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, और जिसका जितना कलर फेयर होगा उसमें उतनी मेलानिन की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो स्किन कलर डायरेक्टली डिपेंड करती है मेलानिन पे। तो बहुत सारी जीन्स हैं जो कि इन मेलानिन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीन्स हैं जो कि एक स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल का मतलब ये है, ये इन सब पे डिपेंड करता है कि आगे डोमिनेंट कौन सा होगा। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन कलर वही शो होगा जो कि उस पॉपुलेशन में जीन्स होगा। ठीक है, तो एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन्स जब कंट्रोल करते हैं तो इस कंडीशन को आप कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन कलर
एल्बिनो, फेयर, म्यूलैटो, डार्क, नेग्रो, ये डिपेंड करता है मेलानिन की, और मेलानिन इज अ प्रोटीन। तो जिसमें जिन ह्यूमन में, जिन पॉपुलेशन में जितनी मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उतना डार्क कलर उनका होता है, और जिसकी जितना कम होता है उसका उतना ही लाइट कलर और फेयर कलर होता है। इन एल्बिनो में तो बिल्कुल लेस कंसंट्रेशन, बहुत ही कम होती है मेलानिन की कंसंट्रेशन। तो वो बताए जाते हैं ना, जो अक्सर बताया जाते हैं कि रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन, वो बेसिकली आपकी स्किन कलर में से मेलानिन की ही कंसंट्रेशन को कम करते हैं। तो खुद कंसंट्रेशन कम होगा तो खुद ब खुद जो स्किन है वो आपकी फेयर हो जाएगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है प्लायोट्रोपिज्म। प्लायोट्रोपिज्म का क्या मतलब है? बेसिकली प्लायोट्रोपिज्म या प्लायोट्रोपी, भाई एक ही जीन है जो कि बहुत सारे ट्रेट्स को कैरी कर रही है, या एक पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना वो इस जीन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर। एक जीन सिंगल है, ठीक है। अच्छा, पॉलीजेनिक में क्या था? बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहां पर क्या है? एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, या बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहा है। देखिए जी, मैंने आपको पॉलीजेनिक, जब मैंने आपको, अगर मैं प्लायोट्रोपी की बात करूंगी तो मैंने आपको बताया ना, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, कि अगर एक जीन ने एक एंजाइम नहीं बनाया तो पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाएगा। ठीक है, ये वाले जीन, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी बहुत बड़ा रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है। तो इस जीन ने यहाँ पे आके इस प्रोडक्ट को इसमें कन्वर्ट करना था। अगर ये एंजाइम गायब हो गया तो पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शन चला गया। तो यानी कि ये एक जीन ये पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो इस कंडीशन को आप कहते हैं प्लायोट्रोपी। ठीक है, तो प्लायोट्रोपी में जो हमारे पास सबसे ज्यादा एग्जांपल है वो फिनाइलकेटोन्यूरिया के। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी फिनाइलकेटोन्यूरिया में क्या था। फिनाइलकेटोन्यूरिया में बेसिकली एक जीन म्यूटेशन हो गई थी, और वो जीन बेसिकली फिलाइन एलानिन हाइड्रोजाइलेज जीन था, जो कि फिलाइन एलानिन को तोड़ रहा था। ठीक है, लेकिन फिनाइलकेटोन्यूरिया में क्या हुआ? वो फिलाइन एलानिन टूटा ही नहीं, तो वो एज इट इज यूरिन के अंदर चला गया। तो जब यूरिन एक्सपोज होगा एयर के साथ, वो ब्लैकिश कलर शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताई थी वो जीन अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक, तो जब एक एंजाइम ही गायब हो गया बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो ये जो सिंगल जीन की वजह से इतना बड़ा डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि एक सिंगल जीन इफेक्ट होने की वजह से एक डिसऑर्डर कॉज हो जाता है, जिसमें हमारे पास कॉमन क्लासिकल एग्जांपल प्लायोट्रोपी की आती है, फिनाइलकेटोन्यूरिया की। ठीक है जी।